हाँ तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का 5th एपिसोड। तुम्हारी 5th एपिसोड की शुरुआत होती है दो नर्सों से, जो कि आपस में एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। वो दोनों नर्सें हमारे जिन्बू भैया के बारे में बातें कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि तुमने उसे देखा, वो ई रैंक वाला। वो हमारे हॉस्पिटल में कब से है? जब वो हॉस्पिटल में आया था तो कुछ खास नहीं दिखता था, लेकिन वो अब क्यूट हो गया है। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा शानदार है। और वहीं पे हमारे जिन्बू भैया एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। और फिर दूसरी नर्स बोलती है, भला कोई इतने कम समय में इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना सकता है? फिर वो नर्स जिन्बू की कमरे में चली जाती है और देखती है कि वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। और जिन्बू को बिना कपड़ों के देख करके वो नर्वस हो जाती है। फिर जिन्बू उससे माफी मांगता है। फिर वो नर्स कहती है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है। फिर जिन्बू उससे पूछता है, क्या आपको कोई काम है? फिर वो नर्स जिन्बू से कहती है, आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, आपको कैसा लग रहा है? और जिन्बू कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नर्स जिन्बू के बारे में सोचने लग जाती है, ये तो सच में बॉडी बिल्डर लग रहा है। भला कोई इतने कम समय में इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना सकता है? फिर जिन्बू उस रूम से जाने लग जाता है तो नर्स उसे रोक के बोलती है, क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है प्लीज? और जिन्बू को ऐसा लगता है कि वो टेस्ट के रिजल्ट भेजने के लिए नंबर मांग रही है और वो उसे अपना नंबर दे देता है। फिर हमारा सीन एक न्यूज एजेंसी पे शिफ्ट होता है। वहां पर एक एंकर अपने बगल में बैठे हंटर से कह रही होती है, हंटर बे, आप अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते होंगे क्योंकि आप इस देश के इकलौते एस रैंक हंटर तो हैं। जब तक खानों में रेड नहीं होती तब आप क्या करते हैं? तो बगल में बैठा हंटर उसे बताता है, जब तक खानों में रेड नहीं होती तो हम ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके की लापरवाही हमें खतरे में डाल सकती है। इसलिए हम हर दिन ट्रेनिंग करते हैं। क्योंकि जब मैं एक फायर फाइटर था तभी से मैंने एक्सरसाइज करने की आदत डाल ली थी। फिर बाद में हमें पता लगता है कि जिन्हों की बहन टीवी देख रही होती है और उसे याद आता है कि उसे स्कूल के लिए देर हो रही है। फिर वो अपने रूम से बाहर जाती है और चिल्लाती है, जिन्बू कहाँ पर हो तुम? फिर उसका भाई जिन्बू रूम से बाहर निकल के आता है और उससे पूछता है, जीना तुम अभी तक स्कूल गई नहीं? फिर जीना जिन्बू की तरफ देखती है और उससे कहती है, जिन्बू क्या तुमने जिम जाना शुरू कर दिया है? और जिन्बू उससे कहता है, नहीं बस मैंने थोड़ी एक्सरसाइज करना चालू कर दिया है। फिर जीना कहती है कि भला कोई एक्सरसाइज से इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना सकता है? और तुम्हारी तो थोड़ी हाइट भी बढ़ गई है, लगता है तुम लड़के एडल्ट होने के बाद भी बढ़ते रहते हो। फिर वो कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ और वो स्कूल के लिए निकलने लगती है। लेकिन जिन्बू उसे रोकता है और उससे बोलता है, ये छाता तो ले लो। फिर वो कहती है कि मुझे बेमतलब का वजन टांगने का शौक नहीं है। फिर जिन्बू कहता है कि इसमें ना के बराबर वजन है, इसे अपने साथ में लेकर जाओ। और वो उसके बैग में वो छाता रख देता है। फिर जिन्बू अपने घर के अंदर आ जाता है और उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है, उसमें उसके आज के पूरे मिशंस होते हैं। और वो उसे देख करके बोलता है कि मैं दौड़ बाद में निकालूंगा। फिर उसके सामने एक और स्क्रीन आ जाती है, वो उसका स्टेटस पैनल होता है। और जिन्बू उसे देख करके बोलता है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स बचे हैं, इन्हें मैं कहाँ पर यूज करूँ? फिर वो सोचने लग जाता है कि ताकत बहुत जरूरी है, लेकिन यदि मैं अपने सारे पॉइंट्स ताकत में डाल दूंगा तो मैं हमला कैसे कर पाऊंगा? और सोचता है कि एजिलिटी भी बहुत जरूरी है हमला करने के लिए। और वो अपने पॉइंट्स सभी में बराबर बराबर डिवाइड कर देता है। फिर वो अपनी बॉडी की तरफ देख करके बोलता है, अगर स्टैट्स इसी तरीके से बढ़ते रहे तो मैं एक दिन बॉडी बिल्डर बन जाऊंगा। फिर जिन्बू के पास एक फोन आता है और जिन्बू फोन उठाते ही बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपने किराए के लिए फोन लगाया होगा, मैं हॉस्पिटल में था इसीलिए आपका किराया नहीं दे पाया। फिर वो फोन वाला आदमी उससे बोलता है, तुमने पिछले महीने का भी किराया नहीं दिया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा टाइम दे सकता हूँ। और जिन्बू बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका किराया ला रहा हूँ। और फिर जिन्बू सोचने लग जाता है कि पैसे कमाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं अब ताकतवर हो गया हूँ पहले से बहुत ज्यादा, मॉन्स्टर्स को भी बड़ी आसानी से मैं मार सकता हूँ। और वो सोचने लग जाता है कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए मुझे बड़े गेट में जाना चाहिए, जैसे कि ए या बी रैंक। और वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर के बड़े रैंक के गेटों को देखने लग जाता है। लेकिन वो सोचता है कि क्या मुझ जैसे ई रैंक वाले को वो बड़े गेट में जाने देंगे? थोड़ी बहुत पब्लिसिटी इस मामले में मेरी मदद कर सकती है, लेकिन अगर मैं फेमस हो गया तो सभी लोगों को मेरे ऊपर शक होने लग जाएगा, क्योंकि ऐसा एक भी हंटर नहीं है जो अपने लेवल को बढ़ाते हुए पावरफुल हो सके। मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब तक इस पावर को पूरी तरीके से नहीं समझ जाता और अपनी रक्षा करना नहीं सीख जाता तब तक मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जिन्बू रनिंग करते हुए एक साइड पर पहुंचता है, वहां पर उसका रनिंग वाला मिशन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर कुछ हंटर जिन्बू की तरफ आते हैं और उनका लीडर जिन्बू से हाथ मिलाता है और कहता है कि मेरा नाम डोंगसुक है, तुम ई रैंक के हो ना? फिर जिन्बू उसे अपना नाम बताता है और डोंगसुक के पीछे एक हंटर होता है, वो कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, इसे शायद दुनिया का सबसे कमजोर हंटर कहते हैं लोग। फिर इसके बगल में खड़ा हंटर हंसने लग जाता है और बोलता है, भला किसी का नाम ये भी हो सकता है क्या? फिर इनका लीडर उन्हें रोकता है और बोलता है, तुम लोग शांत रहो। और फिर वो जिन्बू से कहता है कि जिन्बू हमें माफ कर दो, ये लोग ऐसे ही फालतू की बातें करते रहते हैं। और जिन्बू उनसे बोलता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा रैंक सच में ही है, इससे कोई परेशानी तो नहीं है ना? फिर डोंगसुक कहता है कि नहीं, इससे कोई परेशानी नहीं है, हमें हमारी टीम पूरी करने के लिए 8 लोगों की जरूरत है, हमारे पास सिर्फ 6 ही लोग हैं। फिर जिन्बू कहता है कि मुझे करना क्या होगा? और डोंगसुक उससे कहता है कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, तुम्हें तहखाने में लड़ाई नहीं करनी, बस तुम्हें वो सामने रखे बैगों को उठाना है।
उनमें कुछ खाना, कपड़े, हथियार और एक मेडिकेट है। और जिनबू इतना सुनते ही बोलता है, क्या हमारे साथ कोई हीलर नहीं जा रहा है? फिर डॉन्सुक उससे कहता है, हमारी जैसे पार्टी को हीलर मिलना तो काफी मुश्किल है, इसलिए हम अपनी सारी रेड बिना ही हीलर की करते हैं। फिर जिनबू उन्हें देख करके सोचने लग जाता है, एक ऐसी पार्टी जिसमें सिर्फ तोड़ फोड़ करने वाले हैं बिना हीलर के, ये तो काफी खतरनाक है। फिर जिनबू उनकी तरफ देखता है और उनकी रैंक बताने लग जाता है कि इस पार्टी में 4 सी रैंक के और 2 सब डी रैंक के हैं। फिर डॉन्सुक जिनबू को बताने लग जाता है कि लूट में तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा क्योंकि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी, लेकिन पार्टी पूरी करने के लिए हम तुम्हें 20 लाख दे देंगे। जिनबू की तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और उससे बोलता है, तुम ज्यादा सोचो मत, बस इस पर साइन कर दो। फिर जिनबू उस पेपर को लेता है और वो पढ़ने लगता है। उस पेपर में लिखा होता है कि तुम्हारे साथ तय खाने में जो भी हो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। फिर जिनबू उस पर साइन कर देता है। फिर वहां पर एक और हंटर आ जाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन सभी को देने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरा नाम जिनो है और मैं 21 साल का हूँ। फिर जिनको उसके कवच की तरफ देखता है और सोचने लगता है, जरूरी किसी अमीर खानदान से होगा, इसका कवच देखने में तो बहुत महंगा लग रहा है। फिर डॉन्सुक सभी से कहता है, चलो हम गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो गेट की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। फिर रास्ते में जिनबू से कहने लग जाता है, तुम ई रैंक के हो, चिंता मत करना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। और वो जिनबू को बताने लग जाता है कि इस साइड का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो 900 करोड़ रुपए लेकर के भाग गया है, लेकिन जिनबू को उसकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता है। फिर जिनो कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे बकबक करने की आदत है, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हें मेरी बातों पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर वो सभी लोग गेट के सामने आ जाते हैं और उसे देख करके कहते हैं, गेट तो बहुत ज्यादा बड़ा है, क्या ये वाकई में सी रैंक का गेट है? फिर डॉन्सुक कहता है कि वाकई में ये सी रैंक का गेट है, हंटर एसोसिएशन ने 2 बार कंफर्म करके बताया है। फिर जिनो कहता है कि वाकई में क्या सी रैंक का गेट है, देखने में तो ज्यादा क्या लगता है। फिर जिनबू से बताने लग जाता है कि गेट के साइज से कोई मायने नहीं रखता कि गेट सी रैंक का है कि ए रैंक का है, गेट की रैंकिंग उसके भीतर रहने वाले मॉन्स्टर से तय होती है कि वो कितने रैंक के हैं। फिर जिनो उसे कहने लग जाता है, जिनबू तुम्हें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है इस बारे में। फिर जिनबू उसे कहने लग जाता है, क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ। फिर वो सभी लोग तहखाने के अंदर आ जाते हैं, पर तहखाने में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। फिर इनका लीडर कहता है कि यहाँ पर उजेला करो, और उनमें से एक हंटर अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहां पर रोशनी कर देता है। फिर उनमें से एक हंटर बोलता है, वैसे तो ज्यादातर तहखानों में रोशनी करने वाले पत्थर चमकते रहते हैं, पर लगता है कि ये पत्थर यहाँ पर नहीं है। फिर जिनो जिनबू से पूछने लग जाता है कि ये रोशनी करने वाले पत्थर कौन से होते हैं, और जिनबू से बताता है रोशनी करने वाले पत्थर वो होते हैं जिससे तहखानों में उजेला रहता है, और वो काफी छोटे छोटे रहते हैं। वो जमीन पर, तहखाने की दीवारों पर और छत पर पाए जाते हैं। फिर जिनो कहने लग जाता है, ऐसे स्टोन जो मॉन्स्टरों को मारने से मिलते हैं, माना स्टोन जो तहखाने की खुदाई से मिलते हैं, और चमकने वाले पत्थर जो तहखाने में रोशनी फैलाते हैं, इन्हें पहचानना तो काफी मुश्किल है। और जिनबू उससे बोलने लग जाता है, समय के साथ साथ तुम सीख जाओगे। फिर वो सभी लोग तहखाने के बीचों बीच आ जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दिया होता है। फिर उनमें से कुछ हंटर कहने लग जाते हैं कि यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं है, अभी तक हमें कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला है यहाँ पर, तहखाने के सभी मॉन्स्टर कहाँ चले गए? फिर जिनबू कहने लग जाता है, लगता है मॉन्स्टर आसपास ही हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वो कुछ सेंस करने लग जाता है, और फिर धीरे धीरे सभी को मॉन्स्टर की आवाज आने लग जाती है, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें दिखाई नहीं दे रहे होते हैं, और जिनबू अपनी आंखें बंद करके सेंस कर रहा होता है। फिर वो चिल्ला के सभी को बताने लग जाता है कि ये मॉन्स्टर कीड़े जैसे होंगे। और फिर डॉन्सुक कहता है, कीड़े जैसे? और वो सभी लोग काफी डर जाते हैं, और वो सभी लोग अपने आसपास देखने लग जाते हैं। फिर जिनबू अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर को सेंस कर लेता है और सभी को बताता है कि वो मॉन्स्टर ऊपर से आएंगे। फिर उनमें से एक हंटर ऊपर की तरफ बहुत बड़ा एक हमला कर देता है। जब मॉन्स्टर्स उनके पास आ जाते हैं तो सभी लोग उन मॉन्स्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। फिर जिनो जिनबू से कहता है, जिनबू तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। फिर डॉन्सुक अपनी पावर का इस्तेमाल करके सभी मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने लग जाता है, और बाकी सब हंटर्स उन मॉन्स्टर पर हमला कर रहे होते हैं, और जिनो भी एक मॉन्स्टर को मार देता है। फिर जिनबू उन सभी हंटर्स की तरफ देख करके सोचने लग जाता है, बिना हीलर्स के भी ये लोग अपने काम में काफी अच्छे हैं, ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये काफी कच्चे हैं। और फिर वो जिनो की तरफ देखता है और बोलता है, इसे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। और एक मॉन्स्टर जिनबू की तरफ भी आ रहा होता है, जिनबू अपने बैक फुट का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। फिर डॉन्सुक कहता है कि ये मॉन्स्टर आखिरी है, और वो आखिरी मॉन्स्टर को मार देता है। फिर वो सभी से कहता है कि इन मॉन्स्टर के ऐसे स्टोन निकाल लो और इन्हें 7 हिस्सों में बांट लो। फिर उनमें से एक हंटर मॉन्स्टर के पास जाके बैठ जाता है, और दूसरा भी आ जाता है, और वो बोलता है कि मुझे इन मॉन्स्टर को मार के काफी अच्छा लग रहा है, मुझे अब काफी अच्छा महसूस हो रहा है। फिर वो लोग दूसरे मॉन्स्टर के पास चले जाते हैं, और वो लोग देखते हैं कि उन मॉन्स्टर पे किसी भी तलवार और मैजिक अटैक नहीं हुआ होता है, उन पर किसी और मॉन्स्टर ने हमला किया होता है। फिर वो लोग डोंगसुक को बुलाकर ये बात बताने लग जाते हैं। फिर डोंगसुक सोचने लग जाता है, लगता है यहाँ पर इनसे भी खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद है। फिर जिनबू से कहने लग जाता है, जिनबू क्या तुमने मुझे देखा उस मॉन्स्टर पर हमला करते हुए? मैंने कितना कमाल का अटैक उन पर किया था ना। फिर जिनबू उसकी तरफ देख कर कहता है, तुम्हारा कवच काफी अच्छा है, ये बहुत महंगा होगा ना। फिर जिनबू को बताने लगता है,
ये मेरी पहली रेड है, इसीलिए मेरे पापा ने ये मुझे दिलाया है। जिनबू उससे कहता है कि मुझे बस यही पूछना था और कुछ नहीं। फिर हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड दिखाई जाती है और वहाँ पर काफी सारे लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पे बहुत तेज कुछ फूटने का साउंड आता है। फिर उनमें से एक आदमी दूसरे से पूछता है ये कैसी आवाज थी, और फिर दूसरा बोलता है कि ये यहाँ पर आम बात है, लगता है गिल्ड मास्टर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर हमें गिल्ड मास्टर दिखाया जाता है जिसने एक मुट्ठी में ही वो बड़ी सी चट्टान पूरी तोड़ दी होती है और कहता है कि इस एक्सरसाइज से तो मेरा वार्म अप भी नहीं हुआ। फिर वो वहां से जाता है और उस जगह को साफ करने के लिए कहता है और फिर से हमें तहखाना दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग तहखाने में आगे बढ़ रहे होते हैं। और जीनो जिन्बू से कहता है कि जिन्बू ये तहखाना तो काफी लंबा है। फिर जिन्बू जीनो से बोलता है कि तहखाने की लंबाई तहखाने के लेवल को डिसाइड नहीं करती, और जीनो से कहता है कि ये तो मुझे पहले ही बता चुके हो, तुम्हें ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। फिर उनमें से एक हंटर बोलता है कि एक और अधूरा कीड़ा, और वो उस कीड़े को मार देता है। फिर डोंगसुक बोलता है कि यहाँ पर ज्यादातर मरे हुए कीड़े हैं, पता नहीं इन लोगों को कौन मार रहा है, लगता है इस तहखाने में आगे एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है। और तहखाने में काफी अंधेरा होता है तो वो अपने एक टीम मेंबर्स कहता है यहाँ पर उजेला करो। फिर उसका टीम मेंबर वहाँ पर उजेला कर देता है और वो लोग देखते हैं कि आगे काफी जाल लगे होते हैं। वो सभी जालों को काट करके आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर डोंगसुक कहता है कि जरूर ये बॉस का रूम होगा, और वो लोग रूम के अंदर आ जाते हैं। फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे माना क्रिस्टल्स होते हैं, और उन सभी क्रिस्टल्स को देख करके वो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और उनमें से एक हंटर बोलता है कि ऐसे स्टोन जितने कीमती तो नहीं, लेकिन फिर भी इनकी कीमत करोड़ों में होगी, यहाँ पर ये बहुत सारे हैं। फिर उनमें से एक और हंटर बोलता है मिस्टर डोंगसुक, इस कामयाबी को देखकर तो आपका भाई भी चलने लग जाएगा। और दूसरा हंटर उसे रोकता है और बोलता है कि तुम्हें इनके भाई के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। फिर डोंगसुक अपने भाई के बारे में सोचने लग जाता है और बोलता है छोटे भाई, जरूरी नहीं है कि हमेशा तुम ही सही हो और मैं ही गलत, कभी मैं भी सही हो सकता हूँ। यहाँ पे मिले खजाने से मैं अपनी टीम की ताकत को बढ़ाऊंगा। फिर उनमें से एक हंटर बोलता है कि हम सातों बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। फिर डोंगसुक बोलता है कि इस पूरे खजाने को 7 हिस्सों में बांट लो। फिर जीनो जिन्बू से कहता है जिन्बू, क्या मैं तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर देख सकता हूँ? मैं कानून को बहुत अच्छे से जानता हूँ। और जिन्बू से अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देता है। फिर जीनो डोंगसुक के पास जाके कहता है मेरे पास जिन्बू को साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पेपर है, इसमें साफ साफ लिखा है कि जिन्बू का रेड में कोई हिस्सा नहीं होगा, लेकिन जो माना स्टोन्स है ये हमें मॉन्स्टर से नहीं मिलते, तो क्या हमें इन्हें 8 हिस्सों में नहीं बांटना चाहिए? और फिर डोंगसुक जिन्बू की तरफ देख करके कहता है तुम चिंता मत करो, हम इन्हें 8 हिस्सों में ही बांटेंगे। बॉस की तरफ इशारा करके जिन्बू से कहता है तुम जानते हो यदि ये बॉस मर गया तो ये तहखाना बंद हो जाएगा, लेकिन किस्मत से फिलहाल ये सो रही है, हमें इसके जगने से पहले ये सारे माना क्रिस्टल की खुदाई करनी होगी। और फिर वो अपनी टीम के एक हंटर के पास जाके कहता है जीनो हथियार कहाँ है? फिर जीनो से कहता है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पे माना स्टोर्स मिल जाएंगे, इसलिए मैं हथियार गाड़ी में ही छोड़ आया। फिर डोंगसुक कहता है कि लापरवाही की भी हद होती है, अब जो हो गया सो हो गया। और फिर वो जीनो और जिन्बू तरफ इशारा करके कहता है अब तुम दोनों को यहीं पर रुकना होगा और बॉस पर नजर रखनी होगी। और फिर जीनो से कहता है कि यहाँ पर एक बॉस लेवल के दानव है और हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। फिर डोंगसुक से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हथियार लेकर आ रहे हैं। और फिर जीनो बोलता है कि हम ही क्यों, हम यहाँ पर नहीं रुकना चाहते। और फिर डोंगसुक से बोलता है कि डरो मत, ये तुम्हारी पहली रेड नहीं है, ये जिन्बू की भी पहली एक बड़ी रेड है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। और वो कहता है कि मुझे मेरी टीम से बात करनी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर जिन्बू सोचने लग जाता है एक रेड के लिए टीम में 8 मेंबर होने चाहिए, मुझे और जिनो को छोड़कर इनकी टीम में 6 मेंबर्स हैं। और डोंगसुक ने कहा था कि वो बिना हीलर के ही अपनी सारी रेड करते हैं, और इनकी टीम में कोई हीलर भी नहीं है। फिर जिन्बू को मिस्टर सॉन्ग की बात याद आने लगती है, जहाँ पर मिस्टर सॉन्ग ने उससे बताया था तुम्हें इन गांवों में कई गलत लोग मिल सकते हैं, तहखाने के भीतर तुम कोई भी जुर्म करो वो कभी किसी के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर कैमरे नहीं होते। और इन्हीं चीजों का फायदा उठा करके कुछ हंटर्स कमजोर हंटर्स को चारा बनाते हैं और उन्हें पीछे छोड़ जाते हैं, जैसे कोई छिपकली अपनी पूंछ पीछे छोड़ जाती है। और फिर हमें डोंगसुक दिखाया जाता है, वो अपने साथी हंटर से कहता है कि तहखाने का दरवाजा बंद कर दो, और उसका साथी हंटर तहखाने के दरवाजे को बंद कर देता है। फिर जिनो कहता है कि उन्होंने तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया, कुछ माना क्रिस्टल के लालच में क्या उन्होंने हमें धोखा दिया? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शायद हम बच जाते अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करता तो। फिर जिन्बू सोचने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, उन्होंने हमें मारने का प्लान पहले ही बना दिया था, वो लोग हमें पहले ही मारना चाहते थे। फिर हमें दिखाई देता है कि तहखाने का बॉस जाग जाता है और वो नीचे आ जाता है। फिर जिनो बॉस की तरफ तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है और जिन्बू से कहता है जिन्बू तुम यहाँ से भाग जाओ, इसे मैं संभालता हूँ। फिर जिन्बू सोचने लग जाता है मिस्टर डोंगसुक ने भी यही सोचा होगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। एक C रैंक बॉस और एक E रैंक हंटर बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। और फिर जिन्बू अपने बैग नीचे रखता है और जिनो से बोलता है जिनो तुम हट जाओ, इसे मैं संभालूंगा, इससे मैं लड़ाई करूंगा, क्योंकि इसे सिर्फ मैं ही हरा सकता हूँ। फिर जिन्बू अपना वही खंजर निकालता है जो उसे इसलिए एक मॉन्स्टर मारने के बाद मिला था। फिर वो उस मॉन्स्टर की तरफ देख करके कहता है मुझे इसे देख करके बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं पहली बार किसी C रैंक गेट में आया हूँ,